दोस्तों, बकरीद यानी ईद उल अज़हा आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और इससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। अब बंगाल में बिना सरकारी फिटनेस सर्टिफिकेट के एक भी गाय, बैल, बछड़ा या भैंस का वध नहीं हो सकता है और अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो सीधे 6 महीने की जेल और जुर्माना दोनों एक साथ। ये आदेश 13 मई 2026 को जारी हुआ है, यानी बकरीद से सिर्फ 2 हफ्ते पहले, और बकरीद इस बार 27 मई को है। अब आप समझ रहे हैं ना कि टाइमिंग का खेल। अब त्योहार सर पर है और लाखों परिवार कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त ये नोटिफिकेशन निकाला गया और इसी पर अब पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और पूरी कहानी एक एक करके समझते हैं। पहले आपको ये बताना जरूरी है कि ये आदेश इतनी चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये वो बंगाल नहीं है जो आप पिछले 15 साल से देखते आ रहे हैं। ये बिल्कुल नया बंगाल है, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो 15 साल से लगातार सत्ता में थी, इस बार बुरी तरह हार गई है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है, जो पिछली बार सिर्फ 77 सीटों पर सिमटी थी। दूसरी तरफ टीएमसी, जो पिछले चुनाव में 212 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 80 सीटों पर आकर के रुक गई है। और अब बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं शुवेंदु अधिकारी। वही शुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के बहुत करीबी हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आए, नंदीग्राम से ममता को हराया और अब पूरे राज्य के सीएम बन गए हैं। तो जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया था कि नई सरकार के एजेंडे में क्या क्या हो सकता है, और उसी एजेंडे की पहली बड़ी झलक अब इस फिटनेस सर्टिफिकेट वाले आदेश में दिखाई दे रही है। अब आते हैं असली नियमों पर। यह आदेश कितना सख्त है ये आप एक एक पॉइंट से समझिए। पहला नियम, अब बंगाल में किसी भी गाय, बैल, बछड़ा, सांड, 42 मादा भैंस या नर भैंस का वध बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं हो सकता। यानी पहले पशु को साबित करना होगा कि वो वध के लायक है, उसके बाद ही वध हो सकता है। दूसरा नियम, और ये सबसे जरूरी है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ उसी जानवर को मिलेगा जो 14 साल से ज्यादा उम्र का हो या स्थायी रूप से विकलांग हो, जैसे कि कोई गंभीर चोट, कोई जन्मजात विकृति, उम्र की वजह से कमजोरी या कोई लाइलाज बीमारी हो। यानी कोई स्वस्थ जवान जानवर वध नहीं हो सकता। बस इतना सरल है। तीसरा नियम, ये सर्टिफिकेट कोई एक अधिकारी अकेले नहीं दे सकता। इसे जारी करने के लिए 2 लोगों के साइन जरूरी हैं। एक तो म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन या पंचायत समिति का सभापति, और दूसरा सरकारी पशु चिकित्सक यानी गवर्नमेंट वेटनरी सर्जन। दोनों लिखित में सहमति देंगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। चौथा नियम, अगर सर्टिफिकेट मिल भी गया तो भी आप अपने घर के बाहर, गली में या किसी सार्वजनिक जगह पर वध नहीं कर सकते। वध सिर्फ नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त वधशाला यानी कि म्यूनिसिपल स्लॉटर हाउस या किसी सरकारी अधिकृत स्थान पर ही होगा। पांचवा और सबसे डरावना नियम, अगर इन नियमों में से किसी का भी उल्लंघन हुआ तो 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों एक साथ। और एक और बात, अगर किसी का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया तो उसे 15 दिन के अंदर राज्य सरकार के पास अपील करने का मौका मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि भाई ये कानून तो आज का नहीं है, ये तो बहुत पुराना है, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत पुराना कानून है। ये कानून है पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950, यानी आज़ादी के 3 साल बाद का बना हुआ कानून है, जो 75 साल से किताबों में मौजूद है। और ये कानून बना ही इसलिए था ताकि खेती के लिए ज़रूरी पशुओं की ताकत बची रहे और राज्य की दूध सप्लाई बनी रहे। यह सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में साफ साफ लिखा है। 2018 में और फिर 2022 में कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस कानून पर कई आदेश दिए, खासकर सार्वजनिक जगहों पर वध को लेकर के। हाई कोर्ट ने तब साफ कहा था कि वध सार्वजनिक नजर से दूर होना चाहिए ताकि बच्चों और आम नागरिकों की भावनाएं आहत न हो और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। तो कानून तो था, हाईकोर्ट के आदेश भी थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में इसका सख्ती से पालन नहीं होता था। और अब नई बीजेपी सरकार के आते ही इसी पुराने कानून को निकाल करके सख्ती से लागू करने का फरमान जारी कर दिया गया है। अब समझिए विवाद कहां से शुरू होता है। एक तरफ है सरकार का तर्क जो कहती है कि ये कोई
नया कानून नहीं है, ये 75 साल पुराना कानून है जिसे बस सख्ती से लागू किया जा रहा है। इससे अवैध वध रुकेगा, गौ तस्करी रुकेगी और जानवरों की क्रूरता पर रोक लगेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि ये अवैध बूचड़खाने, अवैध मवेशी बाजारों और बांग्लादेश सीमा पर चल रही गौ तस्करी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे सीमावर्ती जिलों में पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ है विपक्षी का तर्क और मुस्लिम समुदाय की चिंता। उनका कहना है कि कानून तो ठीक है, लेकिन इसकी टाइमिंग देखिए। ठीक बकरीद से 2 हफ्ते पहले जब लाखों मुस्लिम परिवार कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं, उसी समय यह नोटिफिकेशन निकालना क्या सिर्फ एक संयोग है? आलोचकों का यह भी कहना है कि यह सीधे तौर पर मुस्लिम कसाईयों, मवेशी व्यापारियों और पारंपरिक कुर्बानियों की प्रथा पर असर डालेगा। मालदा के एक नागरिक नसीम अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ है दोस्तों। जो लोग सोच रहे हैं कि यह फैसले से सिर्फ मुसलमान प्रभावित हो रहे हैं, वो जरा रुकिए, क्योंकि असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बंगाल में हजारों हिंदू परिवार इस फैसले से सीधे प्रभावित हुए हैं। कैसे? क्योंकि बंगाल में पारंपरिक रूप से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू किसान और पशुपालक ही मवेशी पालते हैं और बकरीद के मौसम में मुसलमानों को बेचते हैं। ये उनकी पूरी साल भर की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हिंदू व्यापारी ने कहा, और मैं उनके शब्द आपको बता रहा हूँ, पूरे के पूरे शब्द। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें हमारी गायें मुसलमानों को क्यों नहीं बेचने दे रही है? मैंने 5 लाख रुपए का लोन लेकर के इन जानवरों को पाला है बकरीद पर बेचने के लिए। मुसलमान हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर बीजेपी क्यों रोक रही है? अगर बेचने नहीं देना है तो हमें जहर दे दो भाई। ये सिर्फ एक व्यापारी की बात नहीं है, एक बंगाल के हजारों किसानों का दर्द है। एक और हिंदू महिला ने कहा है कि मुसलमान गाय नहीं खरीद रहे हैं, हिंदू व्यापारी कर्ज में डूब गए हैं, पुरानी व्यवस्था वापस लाई जाए। मगराहाट इलाके से एक रिपोर्ट आई कि एक हिंदू युवक जब अपनी गाय बेचने मवेशी बाजार पहुंचा तो वहां कुछ स्थानीय मुसलमानों ने ही उससे कहा कि तुम तो गाय को माता मानते हो, फिर इसे कुर्बानी के लिए बेचने क्यों लाए हो? ये लेकर के वापस जाओ। यानी इस फैसले ने एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है जहां दोनों समुदायों के लोग असमंजस में हैं और कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ। मिलेनियम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की मवेशी बाजारों में बिक्री बहुत भारी गिरावट देखी जा रही है। सीजन का जो सबसे बड़ा वक्त होता है उसमें ही कारोबार लगभग ठप है। अब बात करते हैं मुस्लिम धार्मिक नेताओं और संगठनों की प्रतिक्रिया की, क्योंकि ये भी बहुत दिलचस्प है। कोलकाता की कई बड़ी मस्जिदों के मौलवियों ने इस बार लोगों से अपील की है कि वो गायों और भैंसों की जगह बकरी या भेड़ की कुर्बानी दें। मिल्ली इत्तेहाद परिषद के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने कहा कि मुसलमान समुदाय को कानून के दायरे में रहकर ही कुर्बानी करनी चाहिए, नई सरकार से टकराव नहीं लेना चाहिए और इस्लाम में बकरी या भेड़ की कुर्बानी की भी पूरी इजाज़त है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हर नागरिक के साथ बिना भेदभाव बराबरी का व्यवहार हो। यानी मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व खुद टकराव नहीं चाहता, समझदारी से रास्ता निकालना चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी में मामला बहुत गर्म है। आलोचकों का यह भी कहना है, आरोप है कि बीजेपी की चुनावी जीत के तुरंत बाद कोलकाता में न्यू मार्केट इलाके में कुछ मीट की दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया और इन दुकानों के मालिक मुख्य रूप से मुस्लिम थे। विपक्ष का आरोप है कि ये बुलडोजर पॉलिटिक्स का बंगाल वर्जन है और जो अब यूपी और एमपी में देखने को मिला था। बीजेपी का जवाब है कि कार्रवाई अवैध दुकानों के खिलाफ हुई है, इसमें किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया है। अब एक और बहुत ज़रूरी सवाल है, ये सब हो रहा है उस देश में जहां पिछले कुछ सालों में गौरक्षक के नाम पर मॉब लिंचिंग के दर्जनों मामले सामने आए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और दूसरे संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक गौ तस्करी या बीफ खाने के आरोप में कई मुसलमानों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के सख्त कानून और बकरीद से ठीक पहले उनका जारी होना गौरक्षक गुटों को और हौसला दे सकता है। झूठे आरोप, पुलिस केस और मॉब अटैक का खतरा बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ बीजेपी और हिंदू संगठनों का तर्क यह है कि कानून पशु क्रूरता रोकने के लिए है, गायों को
जिबह से बचाने के लिए है और इसे धार्मिक चश्मे से देखना गलत है। तो दोनों तरफ से तर्क है और बहस अब सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में चल रही है। अब बात करते हैं इस आदेश के पीछे की कानूनी पेचीदगी की, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये संविधान के खिलाफ है। 1950 के एक्ट के सेक्शन 12 में सरकार को ये अधिकार है कि वो धार्मिक, मेडिकल या रिसर्च के मकसद से छूट दे सकती है, यानी कानून में रास्ता है। लेकिन हाल के हाईकोर्ट के आदेश ने इस छूटों के दायरे को बहुत संकीर्ण कर दिया है, खासकर सार्वजनिक वध के मामले में। और इस मौजूदा 13 मई के नोटिफिकेशन में कहीं भी धार्मिक छूट का जिक्र नहीं है, सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट और सार्वजनिक वध पर पाबंदी की बात है। यानी कुर्बानी देनी है तो पहले सर्टिफिकेट लो, फिर अधिकृत वधशाला में जाओ, बस। अब आप सोचिए बंगाल में सरकारी म्यूनिसिपल स्लॉटर हाउस की क्या स्थिति है। क्या वहां इतनी क्षमता है कि बकरीद पर लाखों लोगों की जरूरत पूरी हो सके? और क्या 14 साल से ज्यादा उम्र के या विकलांग जानवर इतनी संख्या में उपलब्ध है? ये व्यवहारिक सवाल भी बहुत बड़े हैं और इन पर सरकार से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। राजनीतिक एनालिसिस्ट का ये कहना है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, ये नए सीएम शुभेंदु अधिकारी का बहुत सोचा समझा राजनीतिक संदेश है। 15 साल की ममता सरकार में बंगाल को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए जाना जाता था। बीजेपी का चुनावी अभियान भी इसी पर केंद्रित था और अब सत्ता में आते ही अधिकारी सरकार साफ संकेत देना चाहते हैं कि अब नियम और कानून सबसे ऊपर है, कोई वोट बैंक नहीं। दूसरी तरफ टीएमसी और बाकी विपक्षी दल इसे हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगाल की पंथ निरपेक्ष परंपरा पर यह सीधा हमला है। बीजेपी इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है और कह रही है कि वो सिर्फ कानून का राज स्थापित कर रही है। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। बंगाल के मवेशी व्यापारियों का क्या हाल है? कोलकाता के बड़े मवेशी बाजारों से जो रिपोर्ट आ रही है उनके मुताबिक बिक्री में 70 से 80% तक की गिरावट आई है। जो व्यापारी हर साल बकरीद के सीजन में लाखों का कारोबार करते थे, उन्हें अब अपने जानवरों के लिए खरीदार नहीं मिल रहे। एक व्यापारी ने बताया कि उसने इस सीजन के लिए 50 बछड़े पाले थे और अब उसे एक भी बेचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि खरीदार डर रहे हैं कि कहीं फिटनेस सर्टिफिकेट न मिलने पर पुलिस केस न हो जाए। कुर्बानी के लिए जो जानवर पारंपरिक रूप से बकरीद पर बंगाल में 25 से 50 हजार रुपए तक बिकता था, उनका दाम अब आधे से भी कम हो गया है और फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं है। और जो पशुपालक ज़्यादातर हिंदू ही हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना है जो कानून पशु संरक्षण और एक खास समुदाय की भावनाओं के नाम पर लाया गया है। उनका सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान खुद उसी समुदाय के लोग उठा रहे हैं जिनकी भावनाओं की दुहाई दी गई थी। अब एक और बात जो ज़रूरी है, ये आदेश सिर्फ बकरीद तक नहीं है, ये स्थायी आदेश है, यानी इसके बाद भी बंगाल में पशु वध इन्हीं नियमों के दायरे में ही होगा। ये कोई एक त्योहार की बात नहीं है, ये पूरी एक नीति है जो आगे चल करके बंगाल के पूरे डेयरी, पशुपालन और मीट उद्योग को बदल कर रख देगी। बीफ एक्सपोर्ट्स, चमड़ा उद्योग, मांस की दुकानें, हर चीज इससे प्रभावित होगी। बंगाल देश का एक बहुत बड़ा बीफ निर्यातक राज्य रहा है और ये आदेश उसे पूरे इकोसिस्टम को बदल देगा। अब सबसे बड़े सवाल जो आज देश पूछ रहा है, क्या ये सच में पशु संरक्षण के लिए है या एक राजनीतिक संदेश है? क्या इस आदेश की टाइमिंग बकरीद से सिर्फ 14 दिन पहले सिर्फ एक संयोग है? क्या एक ऐसे फैसले से जो हजारों हिंदू पशुपालकों का धंधा भी चौपट कर रहा है, सच में किसी का भला हो रहा है? क्या ऐसी ही सख्ती गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसी बीजेपी शासित राज्यों में भी देखने को मिलती है या वहां कुछ और रवैया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस आदेश से अवैध गौ तस्करी और सच में रुकेगी या ये सिर्फ एक कागजी सख्ती बनकर रह जाएगी जैसा हम और राज्यों में देख चुके हैं? ये तमाम सवाल बहुत ज़रूरी हैं और इनके जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिलने शुरू होंगे। 27 मई को बकरीद है और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये आदेश ज़मीन पर कितना लागू हो पाया, कितने केस दर्ज हुए और कितने लोगों को जेल हुई और बंगाल में कानून व्यवस्था का माहौल कैसा रहा। याद रखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, कानून का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है और सबसे बढ़कर के हजारों लोगों की रोजी रोटी का मुद्दा है। हिंदू व्यापारी, मुस्लिम कसाई,
ट्रांसपोर्टर, बूचड़खाने के मजदूर, चमड़ा कारोबारी, इन सब की जिंदगी इस एक आदेश से सीधे प्रभावित हो रही है और किसी के पास इन सवालों के साफ जवाब नहीं है। एक तरफ है सरकार जो कह रही है कि शक्ति जरूरी है, दूसरी तरफ है समाज जो उलझा हुआ है और बीच में है बंगाल का वो आम आदमी जिसकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। अब आपकी बारी है दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पश्चिम बंगाल सरकार का ये फैसला सही है? क्या इसकी टाइमिंग पर सवाल उठने चाहिए या ये सिर्फ एक कानून लागू करने की बात है? क्या हिंदू पशुपालकों और मुस्लिम कारोबारी दोनों के नुकसान का सरकार के पास कोई जवाब है? क्या आपको लगता है कि कुर्बानी के लिए बकरी या भेड़ की तरफ शिफ्ट करना एक व्यवहारिक रास्ता हो सकता है? और सबसे जरूरी, क्या एक ही नियम पूरे देश में, हर राज्य में, हर समुदाय पर एक जैसा लागू होना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही असली लोकतंत्र है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इस खबर ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक का बटन दबाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। याद रखिए, लोकतंत्र में सही और गलत का फैसला सिर्फ सरकार नहीं करती, जनता भी करती है, और जनता तभी सही फैसला कर पाती है जब उसके पास पूरी जानकारी होती है। हम यही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हर एंगल के साथ, हर पक्ष के साथ। मैं हूं विकी कुमार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।